नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे गुजरात के दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी गुजरात में जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी और बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी जंग के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार में उतरेंगे। कांग्रेस ने अगले 15 दिनों में 25 महारैलियां करने की योजना बनाई है। वहीं आम आदमी पार्टी की रैलियों और सभाओं में भी भीड़ जुट रही है, जिससे दोनों ही पार्टियां, जिनको बड़ी पार्टी बोलते हैं, वो परेशान हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहां लगातार अपने प्रचार शुरू कर दिए हैं और माथे पर, बड़ी पार्टियों के माथे पर शिकन ला दिए। गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है। हालांकि सत्ता विरोधी लहर की वजह से लगातार सीटें घटती जा रही हैं, लेकिन बीजेपी को इस बार अपनी ही जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का पक्का भरोसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पार्टी की भारी जीत होगी और बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का दावा कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है। गुजरात दौरे पर आए शीर्ष भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। सीएम पटेल दलितों, SC, ST और OBC के विकास के पीएम मोदी के मॉडल का पालन कर रहे हैं। अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर भूपेंद्र पटेल को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अमित शाह के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पास मोदी और शाह के अलावा राज्य स्तर पर कद्दावर नेताओं का अभाव है। हालांकि पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व वित्त मंत्री नितिन पटेल ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 5 जगह से शुरू हुई गुजरात गौरव यात्रा के जरिए 144 सीटों पर बीजेपी का धुआंधार प्रचार हो चुका है। इसके बाद केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को पूरे प्रदेश में तैनात किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अपनी जीत की उम्मीद के साथ कांग्रेस अब गुजरात में भी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो गई है। बताया जाता है कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी 21 और 22 नवंबर को गुजरात में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रचार की रणनीति के तहत कांग्रेस अगले 15 दिनों में 25 मेगा रैलियां आयोजित करने जा रही है। अभी तक कांग्रेस ने प्रचार की गोरिल्ला शैली का इस्तेमाल करते हुए घर घर गहन जनसंपर्क किया था। कांग्रेस का दावा है कि वो अपना वचन पत्र प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के हाथ तक पहुंचा चुकी है और इनसे जनसंपर्क कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा से भी काफी उम्मीदें हैं। 5 जगह से शुरू हुई इस संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस 145 जनसभाएं और 95 रैलियां को संबोधित करने की योजना बना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दोनों बड़ी पार्टियों को संशय में डाल रखा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ प्रचार है, जमीन पर उसकी कोई हैसियत नहीं, तो कांग्रेस भी इसी तरह के दावे कर रही है। यदि भारत की राजनीति में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश का कोई उदाहरण है तो विगत 8-9 वर्षों में केजरीवाल जी हैं। उनसे सबसे पहले पूछिए कि वो तो ये व्यक्ति थे जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, टोपी लगा के। गुजरात का मुकाबला इस बार खासा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार आप पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और शहरी इलाकों में उसकी रैलियों में भीड़ जुटती भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो गुजरात के सियासी संग्राम में हर पार्टी अपना अपने हुंकार भर रही है। उसको लगता है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, कुछ को ये लगता है हम सत्ता में वापसी करेंगे, कुछ को ये लगता है कि 2 के बीच में तीसरा फायदा उठा लेगा। असल हकीकत भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल में जमीनी लड़ाई है कहां पर, किसकी किसके साथ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सैफ खान, प्रवक्ता कांग्रेस और नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैभव जी,
शुरुआत आपसे ही कर देते हैं, ट्राई बॉल जिसको बोलते हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत का हुंकार भरी है अमित शाह जी ने। ऐसा ना हो कांग्रेस के जिस तरह से सारे नेता पहुंच रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। रविंद्र जी नमस्कार। आपने आगाज करते हुए गुगली फेंकी है, तो ट्राई बॉल में ही गुगली देंगे तो 8 बजे तक कैसे चला पाएंगे? उसमें आउट होने खतरा नहीं रहता ना, गिल्ले जल्दी गिर जाएंगे भाई साहब। तो कोई बात नहीं। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को बहुत बहुत प्रेम, और रविंद्र जी को बहुत बहुत नमन। तो रविंद्र जी, ऐसा है कि लड़ाई में तो दुश्मनों ने अर्जुन को भी, चाहे अपने घर के ही दुश्मन हो, अर्जुन को भी दाबने की कोशिश करी थी। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि कभी कभी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का प्रयोग करना पड़ता है। और हम उसको देखते हैं एक आम नागरिक की हैसियत से, आप जर्नलिस्ट की हैसियत से आप देखते हैं उसको हुंकार भरने वाली बात। हम उसको केवल इतना सा देखते हैं कि अमित भाई का काम है, अमित भाई का काम बढ़िया है, और अमित भाई ने जीत के लिए अपना सर आगे किया है। जनता की सेवा करने का मौका मिला है, और शायद हम अभी थके नहीं है जनता की सेवा करने से। कांग्रेस बहुत जल्दी थक गई थी। जवाहरलाल नेहरू के पहले कार्यकाल में, आजाद भारत के पहले कार्यकाल में ही डीप स्कैम हो गया था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के छोटे से प्रदेश गुजरात में तो कोई भी ऐसा स्कैम नहीं सामने आया जिसके अंदर या तो मुख्यमंत्री का नाम खराब हुआ हो या सरकार का नाम खराब हुआ हो। छूट-फूट घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो उस पे अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात है, और अकाउंटेबिलिटी जैसे जैसे सेट होगी वैसे वैसे बात आगे बढ़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी नेता आ जाए, और आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जेल से कुछ लोग रिहा हुए थे आज या कल में, तो शायद वो भी भारत का नागरिक होने के नाते, मैं तो उससे सहमति नहीं जताता हूँ, लेकिन इच्छा है सबकी अपनी अपनी। अगर वो सहमति जताएं तो जताएं। मैं भारत के नागरिक होने के नाते तो नहीं जताना चाहता हूँ। और उसके अंदर क्या साजिश है, क्या आप दोबारा नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो आपका राजनीतिक फर्ज बनता था कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप ये नहीं करते। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी मंशा होती है, लेकिन भाजपा ये नहीं होती है। भाजपा की मंशा, आपने कहा चूंकि जनता की सेवा की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है वैभव जी, तो कांग्रेस तो कह रही जनता की सेवा से ज्यादा तो आपने कुछ और लोगों की, खास लोगों की सेवा कर दी, जिनके पास इतना, जो बड़े व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को सेवा कर दी आपने, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविंद्र जी। कांग्रेस वो कहते हैं ना, किसकी शायरी है मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है प्रोफेसर साहब थोड़ा सा मेरा ध्यान दिलवा दें, या आप भी शायराना अंदाज में थोड़ा याद दिला दें। लेकिन किसी शायर ने बोला था, लोगों का काम है कहना। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कह रहा है हमें उनके शब्दों की ओर इतना ज्यादा आकर्षित होके अपने पद से अपना ध्यान हटाना चाहिए। और मेरे ख्याल से केवल और केवल अपने पथ प्रदर्शन पे और अपने पथ पे ध्यान लगाकर जनता की सेवा की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इधर उधर की बातें हमारे पार्टी में नहीं होती हैं। और इंशाल्लाह, ठीक है, मतलब आप अपने विकास के काम को ले, सबका साथ सबका विकास, या कुछ खास लोगों का विकास, इस पे भरोसा नहीं करते हैं आप, सबका साथ सबका विकास पे भरोसा करते हैं। सैफ जी, आपके पास आना चाहिए। कांग्रेस की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा मौका है आपके पास। राहुल गांधी जी भी पहुंचे, हिमाचल को भले ही आपने हल्के में ले लिया, गुजरात को हल्के में ले रहे हैं, और अगर आप दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी को हिला पाएंगे, तो कैसे हिला पाएंगे? कोई आपको गंभीरता से ही नहीं ले रहा है। जवाब देते हुए सबसे पहले दर्शकों से मेरी उम्मीद करता हूं कि जैसा अच्छा प्रदर्शन हमें, या जैसा अच्छा वोट शेयर हमें हिमाचल में दिया है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उस बात का बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें बहुत प्यार जो है अभी हिमाचल के इलेक्शन में मिला है, और आगे गुजरात में भी वही बात।
अब मैं बात करता हूं कि आपने जो अभी बात की कि गुजरात में क्या हाल है या हिमाचल में क्या हाल है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ अभी रिजल्ट आने दीजिए। आपसे जब बहस होगी तो उसमें रिजल्ट जो जनता के जो पोलिंग का मैंडेट मिला है जनता को, वो सामने आ जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि हम जो है पूर्ण बहुमत बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात जो है, अभी हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हमारे प्रवक्ता साहब हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो थक गई है साहब जो है। देखिए, शुरुआती बैटिंग में ही आप लड़खड़ाने लगे, आपने प्रत्याशी बोल दिया। जो इनके प्रत्याशी हो या बहरहाल जो है प्रवक्ता हूँ, अभी कह रहे थे थक गए। तो महात्मा गांधी जी साहब जो है, हम महात्मा गांधी जी वाले लोग हैं, हम नहीं सकते हैं। हम जब तक अंग्रेजों को भगा के नहीं छोड़ा था ना, वैसे ही वो हाल करने वाले। और दुर्भाग्यपूर्ण है उस जगह से जहाँ गांधी जी की पैदाइश है, उस जगह के ऊपर 27 साल से जो है जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे रखी है वहां पे, जबकि आज तक कुछ 25 साल या 27 साल का, तो मैं आपको सिर्फ हॉस्पिटलों का हाल बताऊं, एक भी हॉस्पिटल जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। फिर उन्होंने दूसरी बात की, छुट-पुट घटनाएं, 150 से ज्यादा जो है लोगों की मौत हो जाती है मोर्बी ब्रिज के ऊपर, और ये जो है छुट-पुट घटनाएं बताते हैं। बहुत अफसोस की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा और जनता से भी अपील करूंगा कि प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ पे छुट-पुट घटनाएं कह रहे हैं। 150 से ज्यादा मौतें जो है वहां पे हो चुकी हैं, वो भी उस कंपनी के लिए जो आज तक बल्ब और घड़ियां बना रही थी, जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, मगर सरकार वहां 70 रुपए का टिकट जरूर बेच रही थी और पकड़ा उन्हीं को गया। कोर्ट ने तो उस पर संज्ञान ले लिया ना, आज तक किसी की तरफ कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया ना। माफी आई किसी की तरफ, किसकी जिम्मेदारी थी? ठीक है, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान, वो तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नहीं, कोर्ट अब वो जिम्मेदारी लेंगे, वो तो बात की। अभी तो हम सिर्फ शुरुआत में कहते हैं, जैसे शुरुआती रुझान आते हैं ना, अभी हम शुरुआती रुझान ले रहे हैं आपसे। कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्या प्रदेश सरकार ने उसका संज्ञान लिया? मेरा सवाल ये है सैफ जी कि भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाएंगे या अपनी कुछ ताकत का एहसास भी कराएंगे? आपके चैनल पर उसे छुट-पुट घटना कहाँ है? क्या उसे छुट-पुट घटना कहनी चाहिए? वो तो जनता तय कर देगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि बीजेपी की गलतियां ही गिनाते रहेंगे या अपनी ताकत का एहसास कराएंगे? बिल्कुल साहब, हमारी जो ताकत का एहसास है, इनको पिछली विधानसभा में भी जब मोदी जी को उनकी विधानसभा से हराया, अमित शाह जी को उनकी विधानसभा से हराया, मेरे ख्याल से वो तभी साफ हो चुका है। और ये तभी जो है शुरुआत भी हो चुकी थी, और जल्दी आने वाले इलेक्शंस में जो है इनका सूपड़ा साफ जो है वो बिल्कुल होगा, और गुजरात में तो बिल्कुल होगा। पहली बार जो है इतने साल बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को इतना प्यार और हम इतने वोट। चलिए, सत्ताधारी जो दल है ना सैफ जी, सत्ताधारी जो दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, आम आदमी से डरना चाहिए उसे। और अब तो आम आदमी पार्टी आ रही बीच में, उससे डर लग रहा है आपको? नहीं साहब, हम तो कभी किसी से नहीं डरे, ना कभी अंग्रेजों से डरे थे, ना कभी हम ये आरएसएस वाले जो दल है भारतीय जनता पार्टी से उससे डरे, ना फिर ना उन पार्टियों से जो सिर्फ आलोचना करके जो है ये झूठ बोल के सत्ता में आए। प्रशांत भूषण जी का भी बयान देख लीजिए ना, कि किसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप को इस चीज के लिए पूछता हूँ कि मैं आपको लगता है राजनीति में ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है? राजनीति में सारे ईमानदार हैं क्या? इंटरनेशनल कांग्रेस में तो सब ईमानदार बिल्कुल है और हम हमेशा रहे हैं। अच्छा, तो करमाड़ी जी ईमानदार रहे होंगे, वर्तमान में जो घोटाले आ रहे हैं वो सब ईमानदार लोग ही हैं। हवाला कांड भी जहाँ हुआ वो ईमानदार लोग ही थे। वो गोभी गमले में गोभी नहीं, एग्रीकल्चर इनकम होती थी भाई साहब। चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात को। मैं संगीता जी के पास जाता हूँ। ठीक है, आते हैं, उसका जवाब ले लेंगे। संगीता जी, क्या मैं पूछ रहा हूँ हिमाचल, ठीक है, आते हैं सर जी, आते हैं, अगला जवाब ले लेंगे संगीता जी से। अभी 2 लोग और हैं। हाँ, मगर मुजफ्फरनगर में जरूर जो मुजफ्फरनगर के दंगे ठीक है, साहब जी आएंगे आपके पास। संगीता जी, जरूर दंगे में हिमाचल में तो ढीले पड़ गए, गुजरात में चुनौती ज्यादा बड़ी आपके सामने। और गुजरात में अगर पिछले रिकॉर्ड को आम आदमी पार्टी की उठाया जाए तो आप जानते हैं जमानत तक जब्त हो गई थी। ऐसी स्थिति दोबारा न बन जाए। देखिए रविंद्र भाई, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी मेहनत। जब चुनौती बड़ी है तो आम आदमी पार्टी मेहनत भी उसी हिसाब से कर रही है। वो जिले स्तर तक, बूथ स्तर तक, गांव तक, सभी जगह अपना संगठन उसका मजबूत है और गुजरात में पूरी ताकत के साथ
चुनाव की तैयारी की है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपने कहा कि पिछली बार की तरह स्थिति ना हो जाए, तो देखिए आम आदमी पार्टी, अगर आप पिछली दोनों पार्टियों का रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, तो इन पार्टियों को अपना यहाँ तक का सफर तय करने में कितना लंबा समय लगा, और एक आम आदमी पार्टी है जिसने इतने कम समय में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। तो इनके सफर और हमारे सफर में आपको फर्क देखने को मिलेगा। और गुजरात में हमारी जो तैयारी है, गुजरात की जनता अब वहाँ परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि 27 साल से वहाँ भाजपा की सत्ता है। तो उन्होंने 27 साल भाजपा को भी देखा, जनता में भी एक परिवर्तन की बयार होती है कि वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। और गुजरात में रविंद्र भाई इस बार जरूर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि इस चुनाव में कितना बदलाव हुआ, क्योंकि अभी तक 2 ही पार्टी चुनाव लड़ती थी, तो एक को जीतना है और एक को हारना है। इस बार एक तीसरा विकल्प भी जनता के सामने मौजूद है। और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के वहाँ वादे किए हैं, जिनको हम गारंटी कहते हैं, क्योंकि हम वादा खिलाफी नहीं करते, जो हम जनता के लिए कहते हैं हम उस पर खरे उतरते हैं और उसको करके दिखाते हैं। तो आम आदमी पार्टी वहाँ पूरी मेहनत के साथ चुनावी रण में तैयार है, और इस बार आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आधार क्या होगा? आदिवासी इलाका है, गांव का इलाका है, शहरी इलाका है, कहाँ पकड़ बनाएंगे आप? देखिए हमने, क्योंकि शहरी पकड़ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़, और अभी तो बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे लग रहा है कि वहाँ ज्यादा आदमी का झुकाव होगा। कई बड़े प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र से गुजरात में लाए हैं, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो ऐसे में आप कहाँ ठहरते हैं? किस आधार पर आप तलाश रहे हैं अपनी जमीन? देखिए वादे तो हर राजनीतिक पार्टी करती है, और जनता ने उनके वादों को देखा भी है कि वो चुनाव के समय कितने सारे वादे किए जाते हैं और कितने पूरे किए जाते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों को देखा है। आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने देखा है कि जो वो वादे करती है वो किस तरह से पूरे करती है, और बाद में चुनाव के बाद ये भी कहती है कि यदि हमने आपके लिए 5 साल काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। किसी राजनीतिक पार्टी में ये कहने का मादा नहीं है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा, लेकिन एक ऐसी इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो ये स्वीकार करती है कि अगर हमने काम किया है आप तभी हमें दोबारा सत्ता में लाइए। और वो हमने दिल्ली में जब जनता से ये कहा और जनता ने हमें चुन करके भेजा, 3 बार हमने वहां सरकार बनाई है। तो गुजरात के लोगों को भी इस बात पर यकीन है इस बार कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए यहाँ एक विकास का मॉडल लाएगी, और जो 27 साल में चाहे वो ड्रग्स हो, ट्राई स्टेट होकर के शराब से लोग वहाँ मर जाते हैं। अभी हमने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा कि 2 करोड़ का ठेका और फिर काम कितने लाख का होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो सब रविंद्र भाई जनता के सामने हैं। और तो आपकी नीतियां भी तो जनता देख रही है। आबकारी नीति पर तो संकट में गिर गया मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति, सत्येंद्र जैन तो कहाँ है, आपको पता ही होगा। देखिए इनके पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी नेता हैं। हम तो कहते हैं 2 भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो। वो तो कह रहे हैं सबूत ला के दीजिए ना। जनता सबसे पहले है। वो तो कह रहे हैं सबूत ला के दीजिए। देश सबसे पहले है, जनता सबसे पहले है। देखिए इनका तो ये है कि बीजेपी से बाहर रहिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही आप बीजेपी में आएंगे आप बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ छवि के हो जाएंगे। और इसका एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको बहुत से नाम इसके गिना सकती हूँ। ठीक है, नाम भी पूछेंगे। नीरज जैन जी, जिस तरह से टिकटें बांटी गई हैं, कई जगह तो ऐसी है कि अल्पेश ठाकुर को लेकर ही बड़ा दंगा फसाद, दंगल, मतलब दंगा फसाद तो नहीं बोलेंगे, दंगल हम बोल सकते हैं कि दंगल हो गया। कई टिकट ऐसी हैं जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया कि साहब अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से जूझ रही है और कांग्रेस भी जूझ रही है। तो ऐसे में चुनौतियां तो दोनों के सामने हैं, कौन मजबूत दावेदार होगा? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो समस्त प्रवक्ताओं को प्रणाम। और ये इस बात जान लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी जिसको बहुत लाइटली लोग ले रहे हैं, ये शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी दस्तक दे रही है। हम तो यहाँ लखनऊ में बैठ करके इसकी जानकारी लेते हैं, और इसका सीधा सीधा नुकसान सत्तारूढ़ दल को ही होना है। कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है, ठीक है ना। और जो हमने बताया कि 18,676 गांव हैं, उन गांवों को ये जहां तक पता चला है कांग्रेस ने पूरा मथा है।
तो इस तरह से ग्रामीण इलाके में, जैसा अभी आपने भी बताया कि ग्रामीण इलाके में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, शहर की तरफ भी बढ़ रही है। कुछ इलाके उसके बड़े मजबूत है, जैसे डांग है, भरूच है, कच्छ है, मेहसाना है, ये सारी चीजें इनमें इन्होंने बहुत होमवर्क अच्छा कर रखा है। आपने भी इसके रखा। अभी तो ये देखना कि आपने जो है जो फिगर बिगाड़ेगी, आप वो सारा का सारा फिगर जो है सत्तारूढ़ दल का बिगाड़ेगी, ठीक है। और लेकिन एक जब बात ये होती है, जब कहती है संगीता शर्मा जी कि हमने काम किया, भाई आपका एक भी विधायक नहीं है, आपके पिछले चुनाव में सबकी जमानतें जब्त हो गई, तो क्या दिल्ली की स्थिति और गुजरात की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो उसको हम दिल्ली को गुजरात नहीं मान सकते। हाँ ठीक है, आपकी पार्टी ने कुछ अच्छे कार्य करे हैं जिनके आधार पर, जैसे हम कह सकते हैं कि आप इतने समय से आप भी करीब 3-4 बार से दिल्ली में, शायद आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ छवि को भुना सकती है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि को क्यों नहीं भुना सकती? देखिए, हमने आपसे उस दिन भी कहा, यदि होता मैं किन्नर नरेश तू राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। एवरीवन हैज राइट टू कंसीडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सी एज ए ड्रीम, एज ए प्राइम मिनिस्टर, और एनीवन कैन, हार्डली मैटर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति आप गुजरात की जो हम स्थिति जानेंगे, देखिए गुजरात की स्थिति में परिवर्तन तो बहुत भीषण होगा, ये इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है। और ये जो बार बार बात होती है विकास की है कि अमित जी ने ये कहा, फलाने जी ने कहा, ठीक है आपने कहा, आपका हक है, लेकिन आप जानिए कि देश के इतने बड़े घोटाले, देश के अंदर पैसा देश का लेके विदेशों में भागने वाले सब गुजरात के ही हैं और गुजराती हैं, तो ये विकास नहीं माना जाएगा। इसको अब आम आदमी जो है, कॉमन मैन, ये पार्टी नहीं, कॉमन मैन इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है कि डे बाय डे आप यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ पर झूठ बोलते नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का सेंध लगाने का कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। देखिए ऐसा है, हम बताएं, आप जानते हैं कि हम भारतीय सनातनी हैं और हम लोगों में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि रात को जिस बच्ची का बलात्कार होता है उसका बाप FIR कराने जाता है और उसको सवेरे होने तक जब उसके पास 50 लाख रुपए और नौकरी पहुंच जाती है तो हम उससे विड्रा कर लेते हैं। ऐसी मानसिकता हमारी बना दी गई है। तो आप उसको क्या समझ सकते हैं? क्यों नहीं कोई आदमी किसी प्रकार के उसमें दस्तक दे सकता है। आप देखिए, एक तो ये मान के चल सकते हैं आप में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और आपका जो लीडर है, नहीं, सवाल दूसरा था। सवाल ये है कि आधार क्या होगा आम आदमी पार्टी? देखिए, आधार इनका ये है कि जो इन्होंने और राज्यों में किया, दिल्ली में किया, 3री बार आए, 4थी बार आए, इन्होंने जो पंजाब में करके दिखाया, ये उसके आधार पर जाएंगे। भाई इनमें करने की क्षमता है, इनमें ये कम से कम डेवलपमेंट का एक विजन है। ठीक है, डेवलपमेंट इनका विजन है, ये है कि विजन है, क्षमता है और ईमानदारी, जैसे कट्टर ईमानदार की बात कर रहे हैं वैभव जी। चूंकि दावेदारी तो पेश की है, लेकिन अगर हम फिर से जाएं पिछले आंकड़ों की तरफ, तो 2017 में अमित शाह ने कहा था 150 सीटें जीतेंगे। सीटें कितने हैं ये आपको पता है, तो इसलिए दावे करना हवाई किले, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज, ये तो हर कोई पार्टी कर सकती है, लेकिन असल हकीकत तो रिजल्ट के बाद पता लगती है। अपना कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो उसका उतना ही है, जरा भी 19-20 कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके सामने। इसलिए विरोधाभास तो नहीं है, कहीं कम करके आंक रहे हैं सबको आप, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर रविंद्र भाई, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। मेरे दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने बिल्कुल सही बात बोली है और अपने अपने मसलों में बिल्कुल सही बात रखी है, बहुत तुले हुए रूप में। लेकिन प्रोफेसर साहब से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनके जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा थोड़े से एडवांस लेवल पे होते हैं। तो अब जैसे उन्होंने एक बात बोल दी कि जो जिन लोगों ने स्कैम किए हैं या जो लोग पैसे लेके भागे हैं वो गुजरात से ही हैं। अब आप कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है, उससे खैर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, तो अब आप मतलब वो चीज जनता की, लेकिन यहाँ पे एक देखने की बात है कि प्रोफेसर साहब अकेले नहीं है जो हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, कई लोग और भी हो सकते हैं, उनकी मंशा से वाकफियत रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बात। अगर मैं स्मार्ट इंटेलिजेंट हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि अगर एक आदमी इस तरह सोच सकता है तो हो सकता है और भी लोग इस तरह सोच सकते हो। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है, बड़ा सिंपल सा, कि देखिए गुजरात ट्रेडिशनली एक व्यापारी प्रदेश है, वहां पे व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी हैं। आप भारतवर्ष की मोटे तौर पे अगर 30% इकोनॉमी अगर आप देख लें, 30% GDP का हिस्सा अगर आप देख लें, तो वो गुजरात और गुजरातियों से आता है। बेशक वो गुजराती महाराष्ट्र में बैठे हो,
लेकिन 30 मोटा 30-35% गुजराती और गुजरात के व्यापारियों से ही आता है। अब वो चाहे ज्वेलरी हो जाए, चाहे कपड़ा व्यापार हो जाए, चाहे तेल व्यापार हो जाए, चाहे कोई और तरह का व्यापार हो जाए। तो देखें, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पे बड़े बड़े होटलों के मालिक हमारे गुजराती भाई हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस के मालिक हमारे गुजराती भाई हैं। आप लंदन चले जाएं, आप जहां भी जाएं विदेशों। आप देखो कहाँ चले गए। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बहुत दूर निकल गए। बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो अब आप देखें कि जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, सवाल याद है आपको? मसलों की बात है। पहली गुगली में ही चले गए आप। नहीं, मैं तो हूँ यहीं पे। आपको मैंने ये कहा कि पिछली बार कहा गया था 150 सीटें जो है मिलेंगी, 99 पे आ गए, तो इस बार क्या होगा? वो दिक्कत नहीं है। 150 सीटें मिलेंगी और 99 पे आप सोचते हैं आ गए, लेकिन सरकार हमारी चली और सरकार 5 साल चली, ना तो टूटने का बंदोबस्त हुआ, ना कोई भी हुआ किसी भी तरीके का, और बाकी दलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है, पिछली बात की 3 या 4 दिन पहले भी डिबेट में हमने थोड़ी सी मजाक किया था, लेकिन मैंने सीरियस लेवल पे मैंने यही बोला था आपसे और सभी पैनलिस्ट से यही बोला था कि भाजपा की लड़ाई अपने आप से है। तो हम अगर सीटें खोते हैं तो हम अपने आप से खोते हैं। हमारे को जो आप कह रहे हैं कि सैफ की पार्टी ऊंच नीच कर सकती है या संगीता जी की पार्टी ऊंच नीच कर सकती है, वो नहीं है बात उनका, क्योंकि उनका नहीं, इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ वैभव जी, क्योंकि हमारा वोट बैंक अलग है। आप हमारा किसी भी प्रदेश, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि भाजपा की लड़ाई अपने आप से है, भाजपा की लड़ाई अपने आप से है, क्योंकि आपके जो बागी विधायक है वो आप निर्दलीय लड़ने की सोच रहे हैं, तो आपकी वास्तव में लड़ाई अपने आप से ही है। लेकिन देखिए रविंद्र भाई, आप देखें, अब आप उसमें भी देखिए, थोड़ा सा मजाक कर लेते, थोड़ा सा हल्के में बात कर लेते, मजाक तो नहीं, लेकिन आप देखें कि देखिए, राजनीति में अगर मैं स्मार्ट हूँ तो, और मेरा दल स्मार्ट है, ये तो कोई दो राय नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा है कि वो बागी आपके लिए बागी हो सकते हैं, हो सकता है मेरे तो मित्र हैं, क्योंकि वो सिंबल में उनके इलाके में थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है वोट ना पड़े सर्वे के मुताबिक, तो हम उन्हीं को बोल रहे हैं, नेता तो हमारे ही है ना। तो वो भी तो मान रहे हैं, वो उनको तो ये लग रहा है तो हमारे साथ ही करेंगे। हाँ, तो फिर इस्तीफा भी दे रहे हैं ना बहुत सारे लोग। राजनीतिक समझ है, इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। सिक्के का एक पहलू आप कह रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू मैं बात कर रहा हूँ। अब वो बीच में तो रास्ता आता ही नहीं है, या तो यस है या नो है, मे भी। तो ठीक है, आपके नेता हैं तो आप बताइए ना। आरसी मकवाना जो है, जिला भावनगर में जो महुआ सीट है, उस पर तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि भाई टिकट नहीं देंगे तो हम तो सब इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी जाहिर की है। तो फिर कैसे वो माने भी तो कि आपके अपने हैं वो, क्योंकि आप ही उनको नहीं मान रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि भाजपा एक परिवार है, सुबह का बुला ही शाम को घर आता ही आता है, और ये तो पूरा इतिहास है भाजपा का। सुबह का बुला घर आता ही आता है, भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इनफैक्ट जो बाहर के बुले होते हैं वो भी भाजपा में आ जाते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारे नेता बाहर नहीं जाते। ठीक, आप बहुत गिने चुने नेता हैं जो नंबर अगर आप देखें तो बहुत दूसरी पार्टी में जाएंगे, लेकिन हमारा नेता अगर हमारे से नाराज भी होगा तो भी हमारे पास वापस आ जाएगा। ये तो हम भाजपा एक परिवार है, और ट्रू सेंस में परिवार है। ठीक है सैफ खान जी, भाजपा की जो बड़ी ताकत है वो उसका संगठन है। वो कह रहे हैं चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे जैसे लड़े, हमारी पार्टी के नेता ओवरऑल लौट के हमारे घर में ही आ जाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने एक इशारा भी किया कि बाहर के लोग भी हमारी तरफ आ जाते हैं, हमारे घर की तरफ। तो ये जो आपकी कमजोरी है उसको वो अपनी ताकत बनाए हुए हैं। रविंदर जी, जब जनता के खून पसीने का टैक्सेस का पैसा जमा हुआ और सरकार से जमा होता है, उसका दुरुपयोग किया जाएगा, उसको ये बोला जाता है कि वो नेता आ जाएंगे, जबकि उन्हीं का आलोचना कर रहे होते हैं, वो दूसरी आइडियोलॉजी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और फिर इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि अपना जमीन बेचिए, और ये तो हर जगह होता ही। इनके जो अमित शाह जी हैं वो उस चीज में तो एक्सपर्ट हैं, जो 35 दिन को कर दिया गया था, तो उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर अभी ये बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे गुजरात में जो बात। देखिए सैफ जी, आप जो इस तरह की बात कह रहे हैं ना, हाँ, मैं आपकी बात पूरी सुन लूंगा, थोड़ा सा नहीं तो मैं सवाल भूल जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जब ये कहते हैं जमीर बेच कर चले गए, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है। वो कहते हैं हमारे नेता तो नहीं जाते हैं, तो आपके नेताओं के ऊपर या उनके जमीर के ऊपर कांग्रेस को भरोसा नहीं है क्या? इतने कमजोर नेता आपने रख रखे अपने साथ। आम आदमी पार्टी भी जो है सिर्फ आलोचना करने पे आई थी। इनके अगर जो है इस वक्त सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है, ये सब आलोचना करने पे ही आए।
और धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई डेंजर है ही नहीं, मैं तो उनको कोई डेंजर मानता ही नहीं। और आगे चलने वाले इलेक्शंस में जो है ना भाजपा मानती है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस मानती है इनको, जो है इनको अगर मौका दिया गया है, वो चेंज की वजह से दिया गया है, वो जल्दी ही साफ कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह के नेताओं को लेंगे, जैसे भारत सोलंकी हैं जिन पर टिकट बेचने का आरोप लगा हुआ है, इस तरह के नेता को टिकट देंगे तो वो आज आप दे रहे हैं तो कल वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे या अपनी टिकट उन्हें बेच देंगे। और दूसरा, इमरान खेड़ा वाले के नाम पर भी बहुत विवाद हो रहा है। तो ऐसे नेता पार्टी में क्यों लिए जाए जो आपको एंड टाइम पर धोखा दे जाते हैं? नहीं, देखिए, हमारा जो है कोशिश यही रहती है कि हम हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये जिन कैंडिडेट्स को हम डिक्लेयर करें वो ना जाए, मगर उसके बाद जब उन्हें बहुत मोटी रकम जो है जनता की जो खून पसीने की पैसे जो कमाई है, जो वो जमा करते हैं, उससे जब उसका जमीन खरीदा जाता है तो वो बिक जाते हैं। तो उसमें आप ना हम ना आप कुछ कर सकते हैं। रविंद्र जी, साथ में इसके मैं ये जोड़ना चाहूंगा, जो अभी ये बात हो रही थी कि ब्लैक मनी, हमने एक सवाल पूछा था सैफ जी वैभव जी से, बड़ी शालीनता से उत्तर भी उन्होंने दिया। मैंने कहा था ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए राजनीति में, जिसको ये लगता है ना कि हम सत्ता में आ गए हैं तो अब इसके बाद हमारे बाद कोई है ही नहीं, और सामने वाले दल इतने छोटे लगने लगते हैं कि उनको आप तवज्जो देना ही बंद कर देते हैं। और कांग्रेस ने लंबे समय तक इस स्थिति को झेला है। शायद यही स्थिति रही है कि चापलूसों से घिर गए और एक घमंड आ गया, उसके बाद सरकार की हालत हो गई। नहीं, रविंद्र, मैं आपकी बात का जो है बिल्कुल आलोचना करता हूँ। हमारे यहाँ चापलूसी होती है, हमारे यहाँ काम होता है 10.8% GDP, मतलब 3 मरतबा जीत चुके हैं जनाब। और रविंद्र भाई, साथ में ये भी मैं बताना चाहिए तो है, इस वक्त आप अभी बात हो रही थी कि पैसे लेके जो हम गुजरात से चले जाते हैं, नीरव मोदी ने यूके के कोर्ट में बयान दिया है कि साहब मुझे तो यहाँ से भेजा गया है, बाकायदा जो है पैसे की शेयरिंग हुई थी भाजपा के साथ। ये कोर्ट में नीरव मोदी ने यूके के कोर्ट में बयान दिए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि करप्शन का क्या है। तभी तो आज जो है बेरोजगारी 6.83% के करीब सिर्फ गुजरात में कि 27 साल से कोई हॉस्पिटल नहीं बने, तो क्यों नहीं होंगे हमारे जो है बात। नहीं, कांग्रेस के दामन पे दाग इतने थे ना साहब जी, कांग्रेस के दामन पर दाग इतने थे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने भुना लिया उसको, और लगातार इतने वर्षों से वो गुजरात में बने हुए हैं। वो तो आपको कह रहे हैं कि इतने दाग हैं कि आप वो एक एक दाग उठाएंगे, उस पर आपको रोज इंडिकेट करते रहेंगे। आप कैसे जाएंगे जनता के बीच? इंडिकेट करने से जो है दाग सच नहीं हो जाते, या वो होते, हम वो दाग जो है धो देंगे, क्योंकि वो सच्चे थे ही नहीं, वो झूठे फेंके हुए दाग थे। अच्छे दिन के बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटीज बनेगी, 15-15 लाख रुपए बनेगी, वो दाग थे। वैसे ही दाग जो है ये जो है आप दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी आई है, वो वैसे ही जो है कीचड़ फेंकने पे ही आई कि हमने जो आप करप्शन कर रहे थे साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2G 3G के एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आपको करप्शन से घिरी पार्टी लग रही है? भाई साहब, इनके अभी तो मैं ये लगातार ये देख रहा हूँ कि इनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आज हम पे जो है आज छापा पड़ेगा, आज गिरफ्तारी हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी कोई मौका छोड़ नहीं रही है कि जो भी करप्शन के मुद्दे होते हैं या जो भी उसमें ना भी निकल जाता है, और जो ईडी और सीबीआई की रेट। तो आम आदमी पार्टी तो अपने सीएम पद का चेहरा भी घोषित कर चुकी है, आपके कौन होंगे? आएंगे, हमारी जल्दी नाम जो है सामने आ जाएगा। देखिए, हम जो है अपने कांग्रेस अपनी जो है विकास के ऊपर जो है इलेक्शन करती है, चेहरे पे नहीं। आज मोदी जी अब कहाँ गुजरात के रह गए? मोदी जी तो यूपी आ चुके हैं साथ में, अब कहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं? वो अपनी विधानसभा हार चुके हैं, किसकी बात है? तो चेहरे है ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? विधानसभा हार चुके हैं, चेहरे हैं कहाँ? कौन कौन से चेहरे हैं आपके? हमारे चेहरे आएंगे सामने, जो है हम जो भी डिसाइड करेंगे, हमारी पूरी कमेटी है साथ जो है डिसाइड करती है, उसके बाद जो नाम घोषित किया जाता है। क्योंकि हम मुद्दों के ऊपर चुनाव करते हैं, हम विकास के ऊपर चुनाव करते हैं, चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं करते। चलिए संगीता जी, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, इस तरह के आरोप लगते रहे, और एक बड़ी बात कही वैभव जी ने शुरुआत में कि इस्तीफा देना चाहिए अगर आरोप लगता है। ये अरविंद केजरीवाल का खुद का कहना था। वर्तमान समय में जैसे ही सत्ता में आए, सारी परिस्थितियां आपके लिए बदल गई। तो आप भले ही पंजाब जीत का दावा कर लें, आप भले ही दिल्ली का मॉडल दिखा लें, गुजरात की जनता को तो पता है कि इतने सालों में काम हुआ, किसने किया, वो आपको चुनेगी क्यों? देखिए, मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात करूं तो चाहे अभी मध्य प्रदेश में आपने अनाज घोटाला देखा होगा, हेमंत विश्वकर्मा घोटाला देखा, इतने घोटालेबाज इनकी पार्टी के अंदर है, ये भी जनता ही देख रही है रविंद्र भाई। और देखिए, हमारी पार्टी में जिनमें नेताओं पर भी आरोप लगे, अभी मनीष भाई पे आरोप लगे और इन्होंने पूरी जांच भी करी, इनको क्या मिला?
तो भाई जैसे ये कहते हैं कि साबित होने पर कोई दोषी होता है, तो आम आदमी पार्टी में भी जब साबित हो जाएगा कि वो व्यक्ति दोषी है तो जनता बिल्कुल स्वीकार करेगी कि वो दोषी है। इनके कह देने मात्र से वो कल्पित हो जाए ऐसा नहीं है। और रविंद्र भाई देखिए, अभी मेरे भाई बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ भाई, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो कुछ है ही नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसने सबसे ज्यादा सरकार में रही, सबसे ज्यादा सत्ता चलाई, आज वो कहाँ हाशिए पर नजर आती है, क्योंकि ये हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं जानते हैं। और अब इन्हें भारत जोड़ो यात्रा भी करनी पड़ रही है इसीलिए। और ये हमेशा दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, पर इनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये उसे समझने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए आज इनकी ये हालत है। और दूसरे को ये कमजोर समझते हैं। इन्होंने पंजाब में देखा ना इनका क्या हाल हुआ। अलग अलग जगह अलग अलग यात्राएं हैं, गलती मत कीजिए दूसरे को कमजोर समझने की। अलग अलग जगह अलग अलग यात्राएं हैं संगीता जी। कहीं संकल्प यात्रा है, कहीं परिवर्तन संकल्प यात्रा है, कोई गुजरात गौरव यात्रा चला रहा है। यात्राएं बड़ी हो रही हैं। आप ये देख लीजिए कि इतनी यात्राएं हैं कि इन्हें हिमाचल का चुनाव जो था वो भी यात्रा के आगे नजर नहीं आया, और वहाँ राहुल जी पहुंचे नहीं। हिमाचल का चुनाव भी इन्हें महत्वपूर्ण नहीं लगा। अभी गुजरात के चुनाव में भी ये कह रहे हैं। तो आपकी टक्कर किससे है कि नहीं पहुंचते? आपकी टक्कर है किससे अपना मेन टकराव मानते हैं आप? बीजेपी से या कांग्रेस से? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही मैदान में। रविंद्र जी, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। कांग्रेस पर तो जनता ने विश्वास करना इसलिए भी छोड़ दिया है रविंद्र भाई। अभी शैफ भाई ने खुद कबूल किया कि जमीर बेच देते हैं। तो जिन नेताओं का रविंद्र भाई जमीर बिक जाता है, जनता उन पर क्यों भरोसा करेगी? वो कांग्रेस को वोट देगी, बाद में जाकर के वो जब भाजपा की गोद में बैठ जाएंगे तो जनता उन पर क्यों विश्वास करे? सबसे बड़ा प्रश्न तो शैफ भाई ये भी उठता है ना, जनता आप पर क्यों विश्वास करे? आप ये बताइए ना। कि आपका कोई विधायक है, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। आप नाम बताइए ना, हमारा कौन सा विधायक है? मैंने आपसे सवाल, आप नाम बताइए ना, हमारा कौन सा विधायक गया बीजेपी के पास? आप ये भी बताइए ना। आपके तो कितने राज्यों में आपने ऐसा किया, चाहे हम उत्तराखंड को पहले देखें। लोकतंत्र की हत्या करने का काम जब होता है तो आपकी पूरी भागीदारी होती है, पूरी भागीदारी आपकी होती है। देखिए, जहां तक आरोप प्रत्यारोप का अगर दागी लोगों को लेकर सवाल है या भ्रष्टाचार को लेकर है, तो मुझे लग रहा है कि सबको अपने अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा। नीरज जैन जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर जिला परिषद चुनाव की तरफ हम थोड़ा सा रुख करें तो वहां पर अच्छी खासी सीटें हासिल हुई थी कांग्रेस को, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हवा में हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेताओं की, खासकर विधानसभा चुनाव में नेताओं की बात करें जिनको टिकट दी जा रही है, बहुत ज्यादा कद्दावर नेता नहीं है, जिस वजह से पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। माना जाए क्या ये? देखिए, रहमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए टार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। मेरा एक ये मानना है कि चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे कुछ हो, अभी मैं सब लोगों की वार्तालाप सुन रहा था। आप एक बात जानिए, ऐसा कौन सा कारण है कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री अपने उसी गुजरात राज्य में 5 वर्ष में बता दिए, है ना? तो इन पर गौर करा जाए। दूसरी चीज, आपने रवीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं, भारतीय जनता को। आप ये बताइए, राजनीति के साथ जब ईमानदारी की बात करते हो तो ये बड़ा उपहास सा लगता है। राजनीति और ईमानदारी किसी की नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शुद्ध देसी घी। देखिए शुद्ध देसी घी। हॉस्टल में जब रहते थे लड़के, अगर उनको 250 ग्राम घी आता था घर से, तो वो ऐसे, वो आप पहले तो बहुत चुटकुले भी बनते थे ना, घी को रोटी पर ऐसे दिखाया, फिर रख लिया 250 ग्राम घी बरकरार है। ये जो है अपॉर्चुनिस्ट, अवसर, राजनीति अवसरवादिता एक ही है। और इस सरकार में जो केंद्र में और गुजरात में बैठी है, इसमें अगर आप बोल दिए, सच बोल दिए, तो आप तो खत्म। चाहे जेपी नड्डा जी से लेकर आप किसी को देख लीजिए, क्या अडवाणी जी की हालत हुई, क्या किसी की हालत हुई, देखिए। और ये बात जान लीजिए, ये जो हम इनकी वैभव जी की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हैं कि जो इन्होंने 38 लोगों को टिकट नहीं दिया है, ये तो इनका खेल बिगाड़ेंगे। हमने आपसे तब भी कहा, शहर में जितना खेल बिगड़ेगा भाजपा का, उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आपको होगा। एक और बड़ी बात जानना चाहते हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि पहले तो भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन गुजरात की स्पेशली अगर हम बात करें तो परिवर्तन संकल्प यात्रा बनाम गुजरात गौरव यात्रा, दो यात्राओं की भिड़ंत हो रही।
देखिए यात्राओं की भीड़ हम बताएं आपसे, अभी इस वक्त जो है पूरी मानसिकता हर आदमी ने अपनी बना रखी है। महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है पूरा देश, जीडीपी कहाँ चली गई है, बेरोजगारी कहाँ चली गई है। हमारे वही मुद्दे हैं जिन मुद्दे को हम लेके बुनियादी मुद्दे चल रहे थे, उन मुद्दों से कोई भी नकार नहीं सकता, उसको मुंह मोड़ नहीं सकता। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमें चर्चा करना ही बेईमानी होगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर ये भी कहा जा रहा है कि गोरिल्ला के युद्ध की तरह वो अपना काम कर रही है, और पीएम मोदी ने भी अपने एक भाषण में ये बोला था, जब संबोधन में बोला था कि उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात गंभीर है। देखिए गंभीर तो है, ये बात ये जान लीजिएगा, जब दो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें भाजपा आती थी 90 तक, वो एकदम से यू टर्न लेके 72 पे आ गई। तो कभी किसी जगह सूर्य उगा है तो सूर्य अस्त जरूर होगा, तो गलत फहमी में कोई न रहे। तो ये गुरिल्ला युद्ध नहीं, कांग्रेस एक बहुत जमीनी तौर पर जुड़ी पार्टी है। वो बड़ा अलग बात है कि आजकल उन पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से जो चल रहे हैं कार्यक्रम इनके चल रहे हैं, अगर ये वास्तव में ईमानदारी से इसमें अपने लग करके इनको क्रिया रूप में अमली जामा पहनाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी बहुत कुछ अच्छा कर देगी। और ईमानदारी को तो इससे जोड़िए नहीं, चाहे कोई हो। जैसा कि भी आप जान रहे हैं कि इन्होंने बताया कि 30% जीडीपी हमारी गुजरात की जो है गुजरात पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिजनेसमैन आप जान लीजिए, बिजनेस स्टेट और बिजनेसमैन कितने ईमानदार होते हैं, इससे कोई छुपा नहीं। ठीक है साहब जी, एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो बातचीत के जरिए समझी है, बहुत सारे जो पुराने मापदंड हैं जिनको ज्यादातर जो दल हैं, लोकल दल की बात की जाए, राष्ट्रीय दल हैं, तय करते हुए आए थे। एक तो ये था कि वो जातिगत समीकरण पे बहुत जोर देते थे। उस जातिगत समीकरण को उत्तर प्रदेश में जाके फेल कर दिया, बाकी प्रदेशों में भी फेल कर दिया भाजपा ने। तो उनकी रणनीति इतनी क्लियर होती है कि आप उसकी काट ढूंढ ही नहीं पाते हैं। गुजरात में फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि इतने वर्षों से गुजरात की जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में तो आपके सामने और बड़ी चुनौती आ जाती है, और खासकर तब जब आप अगर कोई टीम भी लगातार हारती है तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपने कार्यकर्ताओं का या अपनी टीम मेंबर्स का मनोबल तो बढ़ा लें। आप उसकी बेफिक्र रहिए, हमारा मनोबल जो है वो तब से बढ़ा हुआ है जब पिछले विधानसभा के इलेक्शन में, मैं आपको इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दूं कि अमित शाह जी को उनकी विधानसभा हराई है, मोदी जी को उनकी विधानसभा जो है, मोदी जी छोटे से छोटे चुनाव में भी वहां पर जाते हैं और अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। बड़े नेता वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं। राहुल गांधी जी तो हिमाचल नहीं पहुंच रहे हैं। आप राहुल गांधी जी नहीं, हमारे यहाँ जो है हर कोई जमीनी स्तर के ऊपर, इस वक्त गुजरात हो या हिमाचल हो, हमने जमीनी स्तर के ऊपर काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है, और आपको भी ये बता रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी ही पूर्ण बहुमत लेने जा रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में। और जब डिक्लेरेशन होगी, मैं उम्मीद करता हूँ मैं ही आपके साथ में रहूंगा कि बाकी की जो प्रोजेक्शन है वो सब देख सके कि हमें प्यार जो जनता से उस दिन खोल के मिला। तो आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से वहां पर जाएंगे? राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, बिल्कुल विजन है आपके पास? हमें वहाँ पे बहुत प्यार मिला ठीक है। हमारी वहाँ पे जो है उम्मीद है कि हम जो है सीटें बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ा सके। जैसा रिस्पॉन्स हमें जनता मिला है उसी के शॉट के ऊपर जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। नीचे इस वक्त हमने जो मौजूदा मुद्दे हैं वहाँ पे, चाहे वो ओल्ड पेंशन, हमें थोड़ा इसलिए डाउट होता है ना कि आपके जो बड़े नेता जिनको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो गायब हो गए आपके साथ। नौकरियां हो, आपकी फ्री बिजली हो, ये सब जो है जनता को मिलने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा क्या? और हमें मिल रहा है। सर एक कहावत है, बेगर साहब नो चॉइस। तो अभी तो सबसे पहली चीज तो सत्ता तो हासिल करें, तब तो आप दे पाएंगे जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी उम्मीद में और एक मजबूत टक्कर देने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद पे दुनिया गायब है। वैभव जी, कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में है, आम आदमी पार्टी चोट पहुंचाएगी, दो तरफा प्रहार है। लेकिन हर चीज जो है ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हम मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर दूसरे को इंडिकेट करते हैं तो हमें चेहरा भी देखना पड़ता है कि लोकल स्तर पर किसने काम किया है। और दूसरी चीज, अगर हमने आरोप लगाया कि मुफ्त की रेवड़ियां आपको नहीं बांटनी, तो हमें भी अपनी तरफ देखना होगा कि हम भी तो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं। तो कुछ बयान ऐसे हो जाते हैं जो अपने लिए ही खतरनाक हो जाते हैं आने वाले समय में। सही कह रहे हैं रविंद्र जी। और भाजपा जो है वो बिल्कुल भी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटने में विश्वास रखती है। भाजपा रेवड़ियां बांटने में ही विश्वास नहीं रखती है। ये तो गुजरात के चुनाव है, यहाँ तो हम खाकरों की बात करेंगे, तो रेवड़ियां तो हरियाणा के चुनावों में बात करेंगे। तो ऐसा है कि हम अगर खाकरों की बात करें तो गुजरात प्रदेश में यदि कोई भी सरकार
यदि भाजपा सरकार खाकरों की बात कर रही है या नेता लोग बात कर रहे हैं रेवड़ियों की, तो मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है। वो रेवड़ियां जरूर है, लेकिन जनता के साथ मेन स्ट्रीम में सम्मिलित करने के बाद उसको बताया जाता है कि वो एक बड़ी स्तर पर सरकारी स्कीम है जिससे हर किसी को फायदा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊं, जैसे हाउसिंग हुआ, तो हाउसिंग में हमने रिजर्वेशन दी EWS के बेसिस पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। हाँ, आप हम लोगों को सबको हम लोगों को सारे अन्य दल और सब लोग बोलते रहते हैं, कुछ एक चुनिंदा लोग बोलते रहते हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति। अब आपने हाउसिंग की बात की, थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। लक्ष्मी नाम की एक महिला की फोटो आई थी अखबार में। अच्छा। और ये दिखाया गया था इसको हाउस मिल गया है, और जब उससे पूछा गया तो वो एक छोटे से मकान में रह रही थी, उसे कोई मकान नहीं मिला हुआ था। उसके बाद एक प्रचार तंत्र हुआ, एक अखबार में प्रचार आया कि देखिए हमने इतना विकास यहाँ पर कर दिया है, अखबार में बहुत बड़ा उसमें विज्ञापन छपा था। तब ममता बनर्जी ने तंज कस दिया था, अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वहाँ का विकास दिखा दिया। तो इस तरह के प्रचार अगर होंगे तो भरोसा फिर टूटता है। मुझे नहीं पता है कि हम किसकी तस्वीर की बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान बात, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि जहां तक जनता का विश्वास की बात है, प्रदेश की जनता, अरे सैफ भाई मुस्कुरा रहे हैं आप, हिंदुस्तान नहीं वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, वो तो हंस रहे हैं खुल के, क्योंकि आपका हिंदुस्तान नहीं रहता, मुल्किस्तान बन जाता। अच्छा, इसीलिए आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दी, एक भी टिकट, है ना? नहीं वो मेरे अंदर तो परहेज है क्या इन लोगों से? आप टिकट नहीं देते उनको हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं? नहीं, एक मिनट, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते हैं। जनता के बीच में जो सही रह के जो कार्य करेगा उनको टिकट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो गया? ये तो सर्वे के बेसिस पे होता है। जनता किसको चाहती है? जनार्दन है वो, जनार्दन किसको चाहती है वो जनार्दन करेगी ना, क्या दिक्कत है? वो डिसाइड नहीं करेगी। तो मतलब क्या उस लेंस से क्यों देखते हैं? तो टिकट ना देने के पीछे क्या रीजन क्या है? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना, सर्वे के हिसाब से जो नाम आए उसके अंदर कर दिए। हाँ, तो सर्वे के हिसाब से तो बगावत हो गई है, बहुत सारे लोग तो इस्तीफा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका अधिकार, अरे उनका मौलिक अधिकार है वो इस्तीफा देने का या बगावत करने का। इसमें क्या है? हम किसी को फोर्स थोड़ी कर रहे हैं हमारे साथ आके राजनीति करने के लिए। नीरज जी इत्तेफाक रखते हैं आप बात से वैभव जी के? देखिए बस कोई इत्तेफाक इनकी बात से रखता हूँ। ऐसा है कि ये तो आप जान रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये लोग क्या करते हैं। अभी आपको मालूम है जब ग्रेटर नोएडा का एयरपोर्ट बन रहा था तो इन्होंने चाइना का वो दिखा दिया था एयरपोर्ट और उसको अपना फोटो लगा दिया था। ये कुछ भी कर सकते हैं और इस वक्त ये अहंकार में चूर हैं, लेकिन ये भूल जाता है, हाथी चलते वक्त भूल जाता है जी जुड़ गए, तो वो एक छोटी सी चीज है, एक छोटी। साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी हमारे तक। जी नीरज जी आ रहे हैं। रविंदर जी बात ये है, ये अब चैनल से आके जो प्रवक्ता है वो ये कहते हैं लक्ष्मी को नहीं जाते, जबकि प्रधानमंत्री जी के फ्रंट पेज के ऊपर जो है उनकी तस्वीर लगा के उनको दिखा के कहा गया था कि इनको हमने घर दिया है। फिर जब उस लक्ष्मी जो महिला है उनका इंटरव्यू हुआ तो पता चला कि उनको कोई घर नहीं मिला है। तो ये तो जुमलेबाजी करने वाली सरकार है, वो स्मार्ट सिटी 15 लाख रुपए अच्छे दिन वाले, आप समझ रहे हैं ना? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो ये लगातार बोल के 6 मरतबा सप्ताह में आ चुके हैं गुजरात में या बाकी देश में जो झूठे दलाल लेके आए। मगर मैं उम्मीद करता हूँ वापस कि चाहे गुजरात हो या हिमाचल हो, जल्दी आम आदमी पार्टी ने तो झूठे वादे नहीं किए ना। ये जुमलेबाजी करके ही तो आए थे। नहीं वो तो जुमलेबाजी ही करके आए। वो तो कह रहे हैं हमने शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आप गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए जाके, प्रैक्टिकली वहां पर देखिए, और इसी को आधार बनाकर जाएंगे गुजरात में। रविंदर जी जिस गवर्नमेंट स्कूल को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट स्कूल हमारे ही बनाए। अच्छा, और देश में जितने स्कूल वैभव जी या एक तो ऐसा है भाई, मैं थोड़ा सा मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। देखिए आपने लंदन ब्रिज भी बनाया है और सरकारी स्कूल भी आपने बनाए हैं, लेकिन साथ साथ 1984 में भारतीयों का खून भी आपने ही किया है।
और 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद बहुत पीछे पहुंच गए प्रोफेसर जैन जैसे खुले विचारों वाले आप इतने पीछे कहाँ पहुंच गए? गुजरात में आ जाइए। भी बंद आपने ही किया था। हमने तो सिर्फ इतना कहा था वैभव जी, हमने सिर्फ इतना कहा था कि जब नहीं, एक मिनट साहब जी, हमने सिर्फ इतना कहा था कि जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो जनता का भरोसा थोड़ा सा टूटता है। तो हमने जनता के भरोसे को लेकर बात की कि जब आप इन चीजों के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो दिक्कत होती है ना। करेक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और परसेप्शन आप बहुत पीछे चले गए, हिस्ट्री में चले गए आप। परसेप्शन आप नहीं परसेप्शन वैसे ऐसी दिक्कत आती है जब थोड़ा सा टेंशन होती है ना, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं बाबू जी। नहीं, एक्चुअली टेंशन नहीं होती है, बट मैं टेंशन की बात नहीं कर रहा। मैं तो केवल सैफ भाई को उनकी धरोहर की याद दिला रहा हूँ। वो बहुत रिच धरोहर है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया धरोहर। ठीक है, चलते चलते नीरज जैन जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। नीरज जैन जी, टिकटों के वितरण को लेकर कुछ चेहरे ऐसे जिनको लेकर विवाद है, इन सारी चीजों के मद्देनजर आप क्या सोचते हैं कि अभी अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी के सामने रख पाएगी? क्योंकि वो उनका अपना गढ़ है और अपने गढ़ में किसी के गढ़ में सेंध लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। सब कुछ सही है, लेकिन टिकटों का वितरण तो बहुत बड़ा खेल करेगा ही। टिकटों का वितरण, टिकटों को काटना और दूसरे दलों की तरफ न जाके साइलेंट रहना, उसके बावजूद विरोध करके उसके सब सामने ही, मतलब जब दो ही शिकारी आपस में एक दूसरे के सामने तार ठोकेंगे एक ही दल के, तो निश्चित तौर पर तीसरे को फायदा मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और गुजरात के आने वाले चुनाव में ये चीजें अब बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। झूठ बोलना नहीं चाहिए राजनेताओं को, लेकिन यही नैतिकता इनकी है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल गुजरात के दंगल में जो भी जीतेगा, जनता जिसके नाम पर, जिसके चेहरे पर, जिसके कामों पर मोहर लगा देगी, वही सामने आएगा। लेकिन असल में इस बार चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी है, क्योंकि अब हिमाचल की तरफ से कांग्रेस के सारे नेता फ्री हो गए। तो 25 मेगा रैलियां यहां पर होनी है और टोटल जनसभाएं 145 हैं, 95 रैलियों का प्लान है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बड़ी चुनौती पेश की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है। पिछली बार का मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, इसलिए चुनौती है। और आम आदमी पार्टी पूरे दावे के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ वो वहां पर पहुंच रही है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। अब कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर, तो जिसके सिर पर ताज होगा वही सिकंदर कहलाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।